हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अरिस्टोटल की क्या मिसकंसेप्शन रही है मोशन को समझने में, या फिर यूनिवर्स का जो बेसिक नॉलेज था जो यूनिवर्स के कंस्टिट्यूशन को लेके, वहां पे वो फंडामेंटल चीजों को समझने में अरिस्टोटल ने क्या गलतियां की थी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसकी मेन उनकी जो मिसकंसेप्शन थी उनमें से क्या था। पहला कि उन्होंने कहा था कि अर्थ रुकी हुई है, पूरे संसार का सेंटर अर्थ है और सारे के सारे प्लैनेट उनके अबाउट में घूमते हैं। पहला मिसकंसेप्शन था। दूसरी बात, सेम हाइट से अगर दो ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया तो जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसका वेट ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, वो ऑब्जेक्ट पहले जमीन पर आके गिरता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्ट है, मोशन नहीं है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो आपको कंटिन्यूसली लगातार उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये सारे और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी मैटर का जो कंस्टिट्यूशन होता है, जो मैटर बना हुआ है, चार चीजों से बना हुआ है, जैसे कि अर्थ, फायर, एयर, वाटर, इन चीजों से बना हुआ है। इस तरह की कुछ बेतुकी बातें उन्होंने बहुत सी बोल दी थी। और इनकी ये जो सारी बातें लगभग 2000 साल तक इनके सारे बातों का वर्चस्व रहा। लगभग 2000 साल के भीतर इनका विरोध रहा, लेकिन इतना स्ट्रांगली विरोध नहीं हुआ। लोगों को इनके मिसकंसेप्शन के बारे में इतना क्लियरली नहीं पता चला जब तक गैलीलियो ने जन्म नहीं लिया। गैलीलियो 16th सेंचुरी में गैलीलियो में जन्म लिया और उन्होंने इन अरिस्टोटल की जितनी भी थियोरीज थी, जितनी भी मिसकंसेप्शन थे, उन्होंने जो भी सिद्धांत रखे तो लोगों के सामने, उन सारे के सारे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी थी गैलीलियो ने। तो किस तरह से गैलीलियो ने इन सारे कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया था, आज हम उस गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में, गैलीलियो के जो प्रपोजल्स है उनके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में रखना है तो उसके ऊपर आपको पुश या पुल लगाना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में रखना है तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। अगर फोर्स हटा दो तो मोशन भी रुक जाएगा। ये अरिस्टोटल का कहना था। तो गैलीलियो ने इसे समझने के लिए बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स वाले एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अरिस्टोटल ने जो बात बोली थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, ऐसा ये गलत है। इस नतीजे पे गैलीलियो पहुंचे। तो उन्होंने कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे उनको पता चला कि फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर दिखाया आपको कि देखिए यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक बीच में और एक प्लेन सरफेस है और एक दूसरा एक इंक्लाइंड प्लेन है। हम थोड़ा सा, उन्होंने हो सके उतना इसको पॉलिश किया था और बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश की थी उन्होंने। और उन्होंने क्या किया कि कुछ यहाँ से एक आधा बॉल यहाँ से छोड़ दिया, स्टेशनरी बॉल यहाँ से छोड़ दिया। तो ये बॉल जैसे जैसे नीचे आया और यहाँ आने के बाद उसके ऊपर ये तो समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह का फोर्स तो नहीं लग रहा था। उसके बावजूद ये बॉल यहाँ से चलता हुआ नजर आ रहा था, फोर्स गायब था यहाँ पर, उसके बावजूद भी ये बॉल मूव करता हुआ नजर आ रहा। ये कुछ देर के बाद ये बॉल इसके ऊपर चढ़ रहा था, फिर कहीं ना कहीं रुक जा रहा था। तो फिर उन्होंने काम किया, इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है थोड़ा सा कम कर दिया और सेम हाइट से फिर से वही बॉल को यहाँ से छोड़ दिया। तो ये बॉल थोड़ा सा ज्यादा देर तक मोशन में रहा बिना किसी फोर्स। यहाँ से यहाँ तक जब भी उसका मोमेंट था तो इनको तो पता चला कि यहाँ से यहाँ तक जब बॉल जा रहा है तो किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी ये बॉल यहाँ पे मोशन में है। तो उन्होंने यहाँ पर क्यों रुक गया, तो इसके बारे में उनको ये तो नहीं पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ लगता होगा, लेकिन कोई तो भी ये इसके ऊपर जब चढ़ने लगा है तो किसी तरह का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, शायद उसके कारण ही ये वाला बॉल यहाँ पर रुक रहा है। तो उन्होंने बाद में क्या किया, इसी बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर से एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा रखे, ये वाला जो इधर वाला इंक्लिनेशन 0 कर दिया और काफी लंबी दूरी के बाद यहाँ पे एक बॉल रख दी। तो फिर से सेम बॉल को उसी हाइट से यहाँ से छोड़ दिया। तो अब क्या देखा गया कि ये जो बॉल है यहां से जाता हुआ बॉल, इसको सफिशिएंटली स्मूथ बना दिया था इस ट्रैक को। यहां से जो बॉल छोड़ा गया ये काफी देर तक चलता गया
ये स्वयं चलित था, इसको कोई पकड़ के मूव नहीं करवा रहा था। ये जैसे अरिस्टोटल ने बोला था कि इसे चलने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, ऐसी कोई आवश्यकता तो जरूरत नहीं लग रही थी, अपने आप स्वयं से ये बॉल आगे बढ़ रहा था। जब तक ये दीवार से नहीं टकराया तब तक ये बॉल स्वयं से नहीं रुक पा रहा था। इस बॉल के पास इतनी ताकत नहीं थी कि कोई और फोर्स लगने से पहले ये अपनी मोशन को स्वयं रोक के, अपने मोशन को खुद ही रोक के रुक जाने की एबिलिटी इस बॉल के पास नहीं थी। उस चाह कर भी ये बॉल नहीं रुक सकता था अपने आप। हाँ, जब ये दीवार से टकराया, दीवार से कुछ फोर्स लगा इसके ऊपर तो रुक गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने और भी आगे किया, तो इधर किसी भी तरह का कोई भी दीवार नहीं था, काफी स्मूथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और यहाँ से सेम बॉल को यहाँ से छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो बॉल है काफी दूर तक बिना किसी फोर्स के सहारे आगे बढ़ने की टेंडेंसी इसकी थी। स्वयं खुद ही होके खुद ये बॉल किसी और फोर्स के बिना, खुद के सेल्फ रेजिस्टिंग एबिलिटी नहीं है इस बॉल को। जब अगर ये बॉल को मोशन में हमने सेट किया किसी तरीके से, तो ये जो बॉल अपने आप नहीं रुक सकता। ये बात गैलीलियो के समझ में आई थी और उनको समझ में आ गया था कि अरिस्टोटल ने बहुत बड़ा झोल कर दिया था। इस बात की उसको खबर लग गई थी और उन्होंने बिल्कुल गलत साबित कर दिया अरिस्टोटल को। तो उनको एक बात समझ में आई, तो फिर यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर ऐसा क्या होता होगा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अपने मोशन को सस्टेन रखता है, अपने मोशन को जारी रखता है, ऐसा क्या होता होगा? इसके ऊपर उन्होंने सोचा, तो उन्होंने ये पाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो हर एक मासी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी टेंडेंसी होती है, जब तक वो मोशन में है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी रोक टोक करने वाला कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता है, तो वो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो जैसे चल रहा है वैसे चलते जाएगा, जैसे चल रहा है वैसे चलते जाने की उसकी अपनी खुद की टेंडेंसी होती है। आगे जाके उसी टेंडेंसी को कहा गया इनर्शिया। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? इतिहास में हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो इनर्शिया, ये जो शब्द है, पहली बार जोहानस केपलर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसका मतलब ये होता है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है इनर, मतलब स्वभाव। क्या मतलब? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्वभाव होता है जो क्या है, लेजीनेस, जड़त्व जिसे कहते हैं, कि क्या बोलते हैं, लेजीनेस या फिर आइडलनेस, इसका मतलब ये होता है। हालांकि वास्तविकता से अगर हम किसी मोशन से रिलेटेड इस मीनिंग को हम अगर कंपेयर करते तो वो मीनिंग इतनी सुटेबल नहीं होती, लेकिन इसका वास्तविक जो मीनिंग है वो है आइडलनेस या फिर लेजीनेस, राइट। ये इनर इस शब्द से लिया गया है, इनर्शिया, ये जो शब्द। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स मोशन में नहीं रखता, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसको मोशन में रखता है। इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस मोशन को बदलने नहीं देने वाली एक चीज जो है, वो जो स्वभाव है, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। और ये इनर्शिया जो आगे पाया गया कि ये जो इनर्शिया है मास के ऊपर डिपेंड होता है। जितना बड़ा मास होगा तो उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, राइट। जितना मासी ऑब्जेक्ट होगा तो उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इसे कैसे समझेंगे? मान लीजिएगा आप अगर स्पेस में गए हो, स्पेस में इसलिए बोल रहे हैं हम कि आप वहां पे किसी भी अन्य फोर्सेस का इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, सेम स्पीड से आ रहे, बाहर से देखेंगे तो उनका रंग रूप एक जैसा लग रहा है आपको। आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, कि डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है। एक मासिव है बट एक बहुत हल्का सा है, मान एक इतना हल्का है कि उसका जो मास है नेग्लिजिबल है। आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आपको एकदम सिमिलर तरीके से दिख रहा है। अगर वो हल्का सा ऑब्जेक्ट अगर आपके सर पे आके लग जाता है तो हो सकता है शायद आपके, अगर उसका इतना लाइट है कि उसका मास नेग्लिजिबल है, हालांकि बहुत हाई स्पीड से भी आता होगा तो वो इतने स्पीड से आने के बावजूद भी अगर आपके सर पे अगर वो टकराता है तो हो सकता है आपके हेयर से अगर भी टकरा जाता है, आपके बालों के साथ भी अगर टकरा जाता है तो हो सकता है वो रुक जाए, क्योंकि उसके पास मास नहीं है, वो रुक जाता है। मतलब मास ही जो वो चीज है सो जो इनर्शिया देती है, और इनर्शिया वो चीज है, उसके मोशन को कोई अपोज कर रहा है तो
उसके मोशन को कोई चेंज कर रहा है तो वो अपोज करता है। मतलब वो मोशन में चेंज नहीं होने देने वाली चीज इनर्शिया है, और वो मास की वजह से आती है। अगर आपने अब वो बहुत हल्के वाले बॉल के सामने अगर आप खड़े हो जाते हो, आपके सर पे लगने से पहले थोड़ा सा अगर बालों का भी अगर धक्का लग जाएगा, इतना नेग्लिजिबल मास है, मास जीरो है मान लीजिएगा, प्रैक्टिकली तो नहीं होता, हाइपोथेटिकली ऐसा बॉल है जिसका मास जीरो है, बजाय वो बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, अगर उसका मास नहीं है तो अगर आपके बालों का धक्का भी लग जाएगा ना, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ही नहीं है, उसके पास मास ही नहीं है जो इनर्शिया देने के लिए। उसको मोशन में सस्टेन रखने की चीज कौन सी है? मास है। और एक दूसरा बॉल, अब मान लीजिए 10 केजी वाला बॉल है और सेम स्पीड से आ रहे हैं, अपने यही इससे पहले वाले बॉल के जैसा ही सोच के आपने उसके सामने भी अगर अपना सर रख दोगे तो वो अपना इनर्शिया सच में आपके सर के ऊपर दिखेगा, आपको फील हो जाएगा कि उसके पास इनर्शिया है। उसके मोशन को आपने रोकने की कोशिश की तो उसको इतना पसंद नहीं आया आपने उसका मोशन रोकना, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता था कि वो मोशन में है और कोई उसके मोशन को रोके। अगर कोई उसके मोशन को रोकने की कोशिश करे तो वो अपोज करे, और किस तरह से अपोज करेगा? आपके सर के ऊपर इंपैक्ट लगा के अपोज करेगा। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो यही कारण है, सेम स्पीड से आने वाले एक कार है और एक ट्रक है, और ट्रक का मान लीजिएगा 100 टाइम्स वेट ज्यादा है कार के रिस्पेक्ट में, तो आप, या फिर कार मत लीजिएगा, एक साइकिल है और एक ट्रक है, साइकिल की स्पीड और ट्रक की स्पीड सेम है और सेम स्पीड से आ रहे हैं, और आपने पहले तो आपने हो सकता है कि साइकिल के सामने आपने जाके उसके सामने अगर ऐसा धक्का मार दिया और साइकिल को रोक दिया तो आप साइकिल हो सकता है इजीली रुक भी जाए। वही स्पीड से आने वाला क्या ट्रक को आप रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे, कारण ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है। उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसका जो मोशन है उसको रोकना, उसके मोशन को चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका इनर्शिया परमिट नहीं करेगा उसके मोशन को अपोज करे कोई। साइकिल का मास कम है, साइकिल का मास भी अपने मोशन को कोई अपोज कर रहा है, कोई चेंज कर रहा है तो उसे अपोज करेगा। अगर मैं साइकिल के मोशन को भी अगर कम करने की कोशिश कर रहा हूं, उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो साइकिल के मास को भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसका मास कम होने की वजह से इतना ज्यादा वो दिक्कत नहीं देगा, उसको आसानी से मैं रोक सकता हूं। वही उतनी स्पीड से आने वाले ट्रक को मैं रोक नहीं सकता हूं, कारण ट्रक का मास ज्यादा है। इस बात से मुझे तो यही पता चलता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया भी होगा। और मोशन में है तो ही ऑब्जेक्ट ना रुकने की टेंडेंसी नहीं है इनर्शिया। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो नहीं रुकेगा, अपने आप तो नहीं रुकेगा, तो सिर्फ मोशन के लिए ही नहीं होता इनर्शिया। कोई अगर ऑब्जेक्ट मान लो काफी दिन से रेस्ट में है, स्पेस में कोई बहुत बड़ा स्फीयर है, उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा और वो स्पेस में जाके काफी दिनों से स्टेशनरी है, तो क्या ये कभी पॉसिबल होगा वो स्फीयर अपने आप मोशन में आ जाए? कभी नहीं, कभी भी वो अपने आप मोशन में नहीं आएगा। उसका जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में नहीं आ सकता। यदि अगर आपने उसके ऊपर बहुत हैवी मास है, उसके ऊपर अपने उसको अगर मोशन में लाना है, एकदम से उसको फोर्स लगा के मोशन में लाना है, तो जितना हैवी मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोशन में लाना है। दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए छोटा बॉल बड़ा बॉल, दोनों को सेम वेलोसिटी, दोनों का एक का मास बहुत कम है, एक का मास बहुत ज्यादा है, दोनों की वेलोसिटी सेम लानी है, फाइनल वेलोसिटी सेम करनी है, तो क्या सेम समय में, तो क्या दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगा? नहीं। छोटे वाले बॉल पे पर अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा जाएगा तो वो हो सकता है वो वेलोसिटी गेन करे, लेकिन हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी वेलोसिटी गेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस किसने प्रोवाइड किया? हालांकि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे, उसके बावजूद भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो उसका जो मास है ना वो रिलक्टेंट शो कर रहा है, एकदम से वो वेलोसिटी गेन करने में नखरे दिखा रहा है उसका मास, और मास के कारण ही आता है उसका इनर्शिया। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी रहती है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी रहती है। तो मोशन से रेस्ट में ना आने देना या रेस्ट से एकदम से मोशन में ना आने देना, नहीं आने देने वाली ये जो स्वभाव है, ये जो टेंडेंसी है, उसी को हम आगे जाके कहे इनर्शिया कहा है। और इस बात का फाइनली प्रूफ हो गया कि ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या फिर हमेशा के लिए रोक के रखने के लिए, हाँ, तो कोई कारण है, तो कोई चीज कारण है, तो वो इनर्शिया है। फोर्स की आवश्यकता नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन था। अरिस्टोटल का जो दूसरा मिसकंसेप्शन था कि अगर सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स, एक हल्का ऑब्जेक्ट है और एक भारी ऑब्जेक्ट है, दोनों को अगर सेम हाइट से गिरा दोगे, तो उन्होंने कहा था कि भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरेगा, जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो देर से गिरेगा। लेकिन इस बात को गलत साबित करने के लिए गैलीलियो ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने, कहा जाता है वैसे
कि जो अब हमारे जो गैलीलियो थे वो इटली कंट्री से थे और वो पीसा नाम की एक जगह है वहां से थे। पीसा में काफी फेमस एक टावर है जिसको लीनिंग टावर कहा जाता है। मेरे ख्याल से 12वीं सेंचुरी में ये इसका बिल्डअप हुआ था। तो ऐसा बोला जाता है, कई जगहों पर लिखा है या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब ऐसा नहीं किया था, कुछ उन्होंने ऐसे खुद ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ और लोगों ने किया था, जो भी इतिहास रहा होगा। तो उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने किया कि पीसा के जो लीनिंग टावर है उसके ऊपर चढ़कर अलग अलग मास वाले, अलग अलग वेट वाले ऑब्जेक्ट को वहां से छोड़ दिया गया। उन्होंने काफी बार ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और हर वक्त उन्होंने पाया कि ये वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट, उनका मास चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा सेम हाइट से छोड़ो तो सेम टाइम के बाद ही जमीन को पहुंच रहे थे। तो ये जो कहना था अरिस्टोटल का कि अलग अलग टाइम लेते हैं, इस बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मोशन एनालिसिस किया। ऑड क्या बोला जाता है, गैलीलियोस ऑड नंबर का जो नियम है, मतलब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ो तो पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दूसरे सेकंड में उसका 3 गुना ज्यादा करता है, तीसरे सेकंड में उसका 5 गुना ज्यादा करता है। मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है अलग अलग सेकंड में, तो वो मतलब ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है। उसको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, इस गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर की भी परिकल्पना उन्होंने की थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और उन्होंने काफी बाद में ऑब्जेक्ट का मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इसके बारे में उन्होंने अच्छा खासा इक्वेशंस के जरिए उन्होंने इसको एनालिसिस किया। इन्होंने सब, जैसे कि अरिस्टोटल ने बताया कि स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो नेचुरल स्टेट है, ये गलत है। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी तरह का, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। आप ये बिल्कुल भी तय नहीं कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर ये एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है। ये तो देखने वाले के नजरिया पे डिपेंड करेगा कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो फिर ये दोनों नेचुरल स्टेट होनी चाहिए। जैसे कि स्टेट ऑफ रेस्ट ही नेचुरल स्टेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि अरिस्टोटल ने बोला था। तो क्या कहना था, फिर इनको कैसे आइडिया आई ये सब स्टेट ऑफ रेस्ट की या स्टेट ऑफ मोशन की, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन की जो कल्पना उन्होंने कैसे की थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि उन्होंने कैसे कहा होगा कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इक्विवेलेंट ही है, कैसे कहा होगा। तो इसे समझना है तो जरा देखिए, थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूं इसको विजुअलाइज करिएगा। अगर मान लीजिएगा, अगर हम किसी कार में बैठ के, उस टाइम में तो कार वगैरह नहीं, इस जमाने की बात करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। अगर मान लीजिएगा हम कार में बैठ के जा रहे हैं, अगर जब हम कार में बैठ के जाते हैं तो आजू बाजू का अगर जो भी वर्ल्ड है हमारा, जो पेड़ है, इमारतें हैं, रोड है, जो भी आपको जो दिखता है वो आपको पीछे मूव होता हुआ दिखता है और आपको फील होता है कि आप मोशन में हो। आप कार ड्राइव करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, इस बात का फीलिंग आपको आता है। आप महसूस कर सकते हो कि आप कार में मोशन में हो। अगर मान लीजिएगा आपकी ऐसे ही चलने वाली कार अचानक से इस दुनिया को छोड़कर स्पेस में चले जाती है, आजू बाजू में किसी भी तरह का कोई भी रेफरेंस नहीं है। आजू बाजू देखो उजाला है, आजू बाजू में उजाला है, लेकिन किसी भी तरह का पेड़, पत्थर, कोई इमारत, बिल्डिंग कुछ भी नहीं। इवन चांद तारे भी आपको नहीं दिख रहे, केवल उजाला ही उजाला दिख रहा है और सिर्फ आपकी गाड़ी चल रही है। आप जब आजू बाजू में बाहर जब देखोगे, क्या आपको कुछ मूव होता हुआ नजर आएगा? जरा फील करिए, आंखें बंद करके सोचिएगा, जरा आंखें बंद कर लिएगा और सोचिए, अगर आप जा रहे हो ऐसे स्पेस में, आपको आजू बाजू में देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है सिवाय उजाले के, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, वो आपकी कार है और उस कार के अंदर आप हो। और मान लीजिएगा कार का स्पीडोमीटर गायब है, मान लीजिएगा उसमें स्पीडोमीटर नहीं है और आपके कार के पहिए आपको नहीं दिख रहे, आपकी कार जा रही है ऐसे, और आपकी ये अचानक से ये रोड पे चलने वाली कार उस दुनिया में चले गई, वहां पर कुछ भी नहीं आजू बाजू में, और आजू बाजू में जब देखोगे आपको कुछ भी चलता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या तब आप बता पाओगे आपकी कार रेस्ट में है या मोशन में है? क्या आप बता पाओगे कि कार आपकी रेस्ट में है या मोशन में है? अब रोड पे जब आप चलते हो तो कैसे बता पा रहे हो? जरा सोचो, रोड पे आप कार पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, भागते हुए जा रहे हो, आपको इस बात का महसूस इसलिए होता है, आप एहसास इसलिए हो जाता है कि आप मोशन में हो, क्योंकि आजू बाजू की दुनिया, आप चल रहे हो रोड के ऊपर, आप चल रहे हो तो रोड के आजू बाजू को, ग्राउंड के ऊपर जितने भी स्टेबल ऑब्जेक्ट्स है
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है, वो आपको ऐसे नजर आते हैं कि वो पीछे जा रहे हैं और आपको एहसास होता है वो पीछे जा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मोशन में, इस बात का एहसास होता है। लेकिन यदि अगर आपकी गाड़ी अचानक से स्पेस में चले जाती है, आजू बाजू की सारी दुनिया शांत है, पूरा उजाला है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल आपकी गाड़ी चल रही है, क्या आपकी गाड़ी तब भी, क्या आपको ये महसूस होगा कि आप मोशन में हो? तब भी आप मोशन हो, इस बात का एहसास आपको होगा क्या? जरा सोचिए आंखें बंद करके। तो इसका आंसर ना, आप महसूस नहीं कर सकते। भले ही आप बहुत स्पीड से भी क्यों ना हो आप जा रहे होगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस बात को महसूस नहीं करोगे कि आपकी जो कार है वो मोशन में है, स्पेस, राइट। तो फिर आप क्या हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो? आपको फोन आता है धरती से, आप उसके अंदर बैठे हो और आप कोई पूछते हैं भैया कहाँ हो, आप मोशन में हो कि रेस्ट में हो, तो आपको क्या आंसर दे पाओगे? आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे कि मैं मोशन में हूँ, मैं स्टेट में, रेस्ट में हूँ। आप ये बोलोगे उसको मैं स्पेस में हूँ, लेकिन स्पेस में मोशन में हूँ या रेस्ट में हो, आप नहीं बता पाओगे उसे, आप उसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता कि आपकी गाड़ी चल रही है कि रुकी हुई है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि गाड़ी चल रही है कि रुक रही है। क्यों नहीं होगा? जमीन पे तो होता है आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको एहसास होता है, सर आप जा रहे आगे, आप बस में जा रहे हो तो आपको लगता है बस के साथ हम आगे जा रहे, सारी दुनिया पीछे जा रही, लेकिन वहां नहीं लगेगा, क्योंकि वहां सारी दुनिया ही नहीं पीछे जाने के लिए, दुनिया पीछे जा रही इसलिए आपको लगता है बस पे, रोड पे आप आगे जा रहे हो, वहां दुनिया ही नहीं है, कुछ पीछे जाने के लिए है ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप आगे जा रहे हो? आप महसूस ही नहीं करोगे। आपको फील हो रहा है, होगा, जरा सोचिए, आंखें बंद करके सोच लीजिएगा, आपको फील होगा, आपको दिख रहा है, आपकी कार केवल मात्र, आप कार में हो, आपकी कार है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू में, आपको इस बात की खबर नहीं चल रही है कि आपकी गाड़ी चल रही है या फिर बंद है, रुकी हुई है। सो इसका मतलब आप रेस्ट में भी हो सकते हैं या फिर मोशन में भी हो सकते हैं, आपको खुद को ही नहीं पता, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन ना, एक्सेलरेटेड मोशन में होती कार तो आपको फीलिंग आ जाती है आप मोशन में, लेकिन आप यूनिफॉर्म मोशन में आपको इस बात की खबर तक नहीं लगेगी आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो इसलिए स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को आप अलग अलग करके देख नहीं सकते। तो स्टेट ऑफ रेस्ट अगर आपकी नेचुरल स्टेट है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी आपकी नेचुरल स्टेट ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बात का फील अगर किसी ने करवाया था तो वो गैलीलियो थे। अब इसी थोड़ा सा और एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं। मान लो दो स्पेस शटल चल रहे हैं। हम कैसे बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, रेस्ट में? अगर मेरे रेस्पेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट के बीच में की दूरी, मेरे और उस ऑब्जेक्ट के बीच में की जो दूरी है अगर समय के साथ नहीं बदली तो मैं बोलूंगा वो रेस्ट में है। मेरे रेस्पेक्ट दूरी मतलब उसकी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, राइट? पोजीशन नहीं बदली तो मैं बोलूंगा वो मेरे रेस्पेक्ट में, रेस्ट में। तो मान लीजिएगा, ऐसा इमेजिन करिएगा थोड़ी देर के लिए, दो स्पेस शटल जा रहे हैं स्पेस में, कुछ भी नहीं, उजाले के अलावा। उजाला भी नहीं होता, वैसे अंधेरा ही होता है वहां पर, लेकिन मान लो उजाला है किसी तरह से। तो दो स्पेस शटल एक के पीछे एक जा रहे हैं। तो मान लीजिएगा अगर दो स्पेस शटल सेम स्पीड से जा रहे, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक स्पेस शटल में आप हो और दूसरे स्पेस शटल में आपका दोस्त है, और दोनों स्पेस शटल एक सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो एक स्पेस शटल में का आदमी दूसरे स्पेस, आपके दोस्त को अगर आप देख रहे हो एक स्पेस शटल से दूसरे स्पेस शटल के आदमी को, तो आपको क्या लगेगा, वो रेस्ट में है कि मोशन में है? आप नहीं बोल पाओगे, आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे वो मोशन में है, आप वो भी नहीं बोल पाएगा आप मोशन में हो, राइट? क्योंकि आप दोनों के बीच में की दूरी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। आपको इस बात का भी एहसास नहीं होगा कि वो मूव कर रहा है कि वास्तव में रेस्ट में है, और आप भी मूव कर रहे हो कि वास्तव में रेस्ट में, क्योंकि नथिंग इज मूविंग। आप आजू बाजू देखोगे तो कुछ भी मूव नहीं कर रहा, तो आपको कुछ एहसास ही नहीं होगा कि कुछ मोशन में है, राइट? आगे अगर मान लो और एक दो बात, और ऐसा करते हैं, अभी एक स्पेस शटल उसमें का एक रुक गया है, कौन सा रुक गया नहीं पता, दोनों में से एक स्पेस शटल अचानक से रुक गया, एक स्पेस शटल जो है उसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। अब ये बिल्कुल भी, मान लो स्पेस शटल रुकने के बाद थोड़ी देर के लिए, रुकते टाइम आपको बेहोश कर दिया, उसको भी और आपको भी, रुकते समय में, और थोड़ी देर के बाद फिर से दोनों को होश आ गया, आप रुके हुए हो और एक मोशन में, आप उसको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो मुझसे दूर जा रहा है, और वो आपको देखेगा तो उसको लगेगा ये मेरे से पीछे जा रहा है। तो आप इन दोनों ऑब्जर्वर में कोई भी ऑब्जर्वर दावे के साथ बोल सकता है क्या मैं रेस्ट में हूं वही दूर जा रहा है, या वो बोल सकता है क्या मैं रेस्ट में हूं वही दूर जा रहा है? नहीं बोल सकता है। ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि वो मोशन में है या मैं मोशन में हूं, इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन
ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें, सॉरी फिर से मैं करेक्ट करता हूं अपने आपको, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये दो चीजें हैं, ये इक्विवेलेंट है, इनको अलग अलग तरीके से आप देख नहीं सकते, राइट। तो एक बात है यहां से एक समझ लेते हैं, अब नीचे आ जाते हैं, स्पेस से धरती पे आ जाते हैं। वो क्या है कि अगर मान लीजिएगा आप और आपके साथीदार कोई तो भी एक ट्रेन में जा रहे हो, पैसेंजर वो भी बैठा है आप भी बैठे हो, तो उस ट्रेन चल रही है, बाहर की दुनिया, अगर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा हुआ तो उसको लग रहा है कि ट्रेन चल रही है, हमें तो ट्रेन रुकी हुई नजर आती है, या फिर हमें तो वो हमारे सामने बैठा हुआ वो पैसेंजर तो रुका हुआ नजर आता है, लेकिन बाहर वाले ऑब्जर्वर को तो हम दोनों भी मोशन में लगता है। ऐसा क्यों? मेरे को उसका मोशन क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में मेरे जो को पैसेंजर है उनके बीच में की दूरी बदल नहीं रही। तो इससे क्या पता चलता है सर, दो ऑब्जेक्ट को अगर सेम तरह का मोशन होता है, सेम तरह की वेलोसिटी होती है, सेम तरह का डायरेक्शन होता है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन नहीं दिखता। जो मोशन मतलब दो ऑब्जेक्ट को अगर एक तरह का मोशन है तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन को देख नहीं पाएगा। जैसे कि हम सबको पता है आज कि मान लो हम धरती पर कहीं पर खड़े हैं और हमको पता है धरती अपने अबाउट में घूमती है, सन के अबाउट में भी घूमती है। तो मान लो मैं यहां पर हूं और मेरा दोस्त मेरे बाजू में है, दोनों रुके हुए हैं, तो मुझे ये रेस्ट में नजर आ रहा है, लेकिन कोई तीसरा आदमी जो कोई किसी और प्लैनेट से जब धरती पे उतर रहा होगा तो उसको तो ये धरती घूमते हुए नजर आएगी, उसके अलावा सन के अबाउट में भी घूमते हुए नजर आएगी। तो इस आदमी को इसको ये भी मोशन में दिखेगा और ये भी मोशन में दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट, ये मैन भी, ये आदमी भी मोशन में दिखेगा, बी आदमी भी मोशन में दिखेगा, लेकिन वही ये आदमी जब बी आदमी को देखेगा तो ये इसको रेस्ट में पाएगा, है ना। तो बी आदमी क्या है, रेस्ट में है कि मोशन पे है, तो ये देखने वाले परसेप्शन पे है ना, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमको अगर रेस्ट में नजर आ रहा है तो दूसरे को हो सकता है वो मोशन में नजर आए, राइट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये देखने वाले पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, राइट। तो इसलिए दोनों जो चीजें हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, दोनों नेचुरल स्टेट्स है, इस तरह से गैलीलियो ने कह दिया था। तो ये सारी चीजें कब आई, ये डिस्कशन में कब आई होगी? तो उस टाइम में और एक मिसकंसेप्शन क्या था कि अर्थ स्टेशनरी है और सारे सन और बाकी के सारी चीजें जो है अर्थ के अबाउट में घूमते हैं। ये सदियों से ये बात, ये मिसकंसेप्शन चलते आ रहा था। अरिस्टोटल ने भी इसको मान लिया था, है ना। तो फिर इसका भी विरोध उन्हीं के कंटेम्पररी, उन्हीं के समय के कुछ साल पहले आके गए थे निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने इस बात का विरोध किया था कि नहीं ये गलत है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, इवन सन स्टेशनरी है और सन के अबाउट में अर्थ घूमती है। इस बात का प्रपोजल कोपरनिकस ने रखा था। तो उस टाइम में ये चर्च के खिलाफ थी ये बातें। तो उस टाइम में यूरोप के जितने भी लोग थे, वो चर्च की जो भी अथॉरिटीज थे, बड़ा कड़ा मतलब विरोध किया था कोपरनिकस को। ऐसा बोला जाता है कि उनको पनिशमेंट भी दिया गया था। तो कोपरनिकस की बड़ी निंदा होती थी। तो उन्हीं के कंटेम्पररी थे हमारे गैलीलियो, और गैलीलियो ने कोपरनिकस की इस थियरी को, जिसे हेलियोसेंट्रिक थियरी माना जाता था, मतलब अर्थ सेंटर में है, बाकी सब सन सेंटर में, उसके अबाउट में अर्थ घूमती है, हेलियोसेंट्रिक थियरी बोलते थे इसे। हेलियोसेंट्रिक थियरी को हमारे गैलीलियो ने इसका सपोर्ट किया था। तो फिर ये भी चर्च से रिलेटेड पर्सन थे। तो इटली तो जानते हो, वहां के रोमन चर्च में इस बात का बड़ा विरोध हुआ। उसी तरह से जिस तरह से कोपरनिकस का हुआ था, उसी तरह से गैलीलियो का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ। लोग इनकी निंदा करने लगे। तो फिर इनको बड़े मजबूरी से इनको कहा गया, इनको बोला गया कि तूने जो भी अपने शब्द बोले हैं चर्च के खिलाफ में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसके, वो सन स्टेशनरी है, उसके अबाउट में अर्थ घूमती है, ये जो भी आप शब्द तुमने बोले हैं वो वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें उचित दंड दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है गैलीलियो से। उसके बावजूद भी उनका एक स्टेटमेंट है, ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने, हालांकि वो इटालियन भाषा में बोला होगा, लेकिन उसका मतलब होता है, उन्होंने बोला है आप जितनी देर तक भी मुझे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मैं मान भी लूंगा, लेकिन अभी भी अर्थ घूमी रही है, एट इट मूव्स एंड एट इट मूव्स बोला था उन्होंने। ये जर्मन में या उन भाषा में बोला था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एंड एट इट मूव्स, ऐसा बोला था उन्होंने। अभी भी धरती घूमी रही है, ये बोला था उन्होंने। तो फिर लोगों को बड़ा गुस्सा आया, यार तुम बोल रहे हो धरती घूम रही है,
तो अगर सच में अगर धरती घूम रही होती तो उन्होंने एक उनके सामने एक थॉट एक्सपेरिमेंट रखा। तुम बोलते हो ना, बड़ी बातें करते हो ना, ये मैं अपने अपने अंदाज में बता रहा हूं। तो लोगों ने उनको कहा, ऐसा कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन अपने अंदाज में बोला, इस बात को ही बोला उन्होंने, किसी और तरीके से बोला, मैं किसी और तरीके से आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, बड़ी तुम पीसा के लीनिंग टावर की बातें करते हो, अगर सच में आपकी अगर धरती घूम रही होगी सन के अबाउट में, सन के अबाउट में मूव कर रही होगी, तो मान लीजिएगा पीसा के टावर के ऊपर ही अगर आपको हम लेके जाएंगे, पीसा के टावर के ऊपर अब आपको लेके जाएंगे और तुमको ना इस पीसा के टावर से नीचे फेंक देंगे। हमेशा आप पीसा के टावर से पत्थर गिराने की बातें करते हो ना, इस बार हम आपको ही पीसा के टावर के ऊपर लेके जाते हैं और वहां से आपको छोड़ देंगे, क्योंकि धरती तो मोशन में है, धरती तो क्या है, मोशन में है। अगर धरती मोशन में है तो आपको, अगर मैं तुझे यहां से छोड़ दूंगा गैलीलियो, तुमको अगर हमने यहां से छोड़ दिया, तो हो सकता है आपको इटली के पीसा के टावर से आपको वहां से छोड़ दिया, तो अर्थ उतनी आपको नीचे आने के लिए जितना भी समय लगता है, उतने समय में अर्थ अगर आगे निकल जाएगी, तो हो सकता है आप दूसरे शहर में जाके गिरना चाहिए। आप मान लीजिएगा ये आपकी ये अर्थ है, ये आपका पीसा का टावर है, यहाँ पर आपको यहाँ से छोड़ रहे हैं, आपको छोड़ने के बाद आपको नीचे गिरने में जो भी वक्त लग रहा है, उतनी समय में अगर अर्थ आगे निकल गई तो हो सकता है आप दूसरे कंट्री में जाके गिरे, हो सकता है अर्थ बहुत तेजी से जा रही होगी तो अर्थ आगे निकल जाएगा और आप कहीं और गिर जाओगे। ऐसा तो हो ही नहीं रहा, तो फिर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कैसे बोल सकते हो कि अर्थ घूम रही है? क्या बकवासी बातें कर रहे हो? इस तरह से गैलीलियो को लोगों ने बोला। तो तब गैलीलियो ने बोला कि जैसे कि हम सब अर्थ के साथ मोशन में हैं, मैं भी मोशन में हूं, आप भी मोशन में हो। ये जो पीसा का जो लीनिंग टावर की बात कर रहे हो ना, ये लीनिंग टावर भी मोशन में है, अर्थ के साथ ऑलरेडी मूवमेंट कर रहा है। अगर आप जैसे ये टावर अगर मोशन में है तो टावर का ये बॉटम पॉइंट अर्थ के साथ मूव कर रहा, ये टॉप पॉइंट ये भी अर्थ के साथ मूव कर रहा है। अगर आप मुझे यहाँ पे चढ़ा दोगे ना, आप मुझे यहाँ पर चढ़ा दोगे ना इसके टॉप के ऊपर, वहां से छोड़ भी दोगे ना, आप यहां से छोड़ भी दोगे, तो मुझे ऑलरेडी छोड़ने के बाद एक वेलोसिटी ऑलरेडी अर्थ की वजह से एक वेलोसिटी इधर है, और छोड़ दूंगा तो एक और एक वेलोसिटी मुझे इधर आएगी। मैं आपको बाहर से कोई देखेगा मुझे तो उसको मेरा जो मोशन होगा इस तरह से दिखेगा। हो सकता है यहां से यहां गिरने के बजाय बाहर वाले के नजर के रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो मैं यहां से यहां गिरने के बजाय मैं यहां से यहां तक गिर जाऊंगा, और तब तक ये आपकी जो धरती है यहां तक आ जाएगी, मूव करते हुए यहां तक आ जाएगी। इसलिए ये पीसा का टावर भी यहां से यहां तक आएगा, इसलिए मैं यहीं पे उसके बॉटम के पास ही गिरूंगा। तो फिर उन्होंने कहा ये वाला मोशन हमको क्यों नहीं दिख रहा? तो वो बोलता है कि ये वाला जो मोशन है इस टावर को भी है, आपको भी है, मुझे भी है। जो मोशन एक जैसा होता है तो वो मोशन हमको दिखता नहीं। जैसे ट्रेन में जब जाते हैं हम किसी भी एक, मान लो उस टाइम में तो ट्रेन नहीं था, घोड़े की बात उन्होंने कही थी, तो अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, मान लो ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, आपके हाथ में बॉल है, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन के साथ आप भी जा रहे हो, आपके हाथ में रखा हुआ बॉल भी जा रहा है, उसको फेंकने से पहले बॉल को एक वेलोसिटी आ गई, अगर हम उसको ऊपर फेंकोगे तो आपके रिस्पेक्ट में तो बॉल ऊपर से नीचे ही जाता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि फेंकने के बावजूद भी बॉल को एक आगे वाली वेलोसिटी वैसी की वैसी रहती है। और जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहां से आप छोड़ भी दोगे ना, तो एक वेलोसिटी मुझे कंटिन्यूसली रहेगी और ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये मोशन मेरा चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन जो है वो भी नेचुरल है, उसको फोर्स नहीं लगेगा, तो ये मोशन कोई मेरा चेंज नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरा, मुझे यहां से छोड़ देने के बावजूद भी ये मेरा जो मोशन है, ये जो मेरा मोशन है वो जारी रहेगा, अर्थ के साथ ही जारी रहेगा। चाहे वो अर्थ बहुत ज्यादा दूर जा रही है तो मैं भी उतनी ही दूर जाऊंगा और हमेशा मैं अर्थ के ऊपर ही गिरूंगा, हमेशा इस पीसा का जो टावर है, लीनिंग टावर है, उसके बॉटम के पास ही गिरूंगा। शायद ये सब बोलते वक्त शायद उनको ये रिलेटिव मोशन का ज्ञान उनको हुआ था, ऐसा हमको लगता है। तो इस तरह से हमारे गैलीलियो इस तरह से थे। उन्होंने कहा था कि आपको मेरा मोशन वर्टिकली नीचे आता हुआ नजर आएगा, अगर कोई दूसरे प्लैनेट से अगर मुझे ऑब्जर्व कर रहा होगा तो मुझे ये उसको मेरा इधर वाला मोशन भी दिखेगा, आपका भी दिखेगा, मेरा इधर वाला मोशन भी दिखेगा, ये वाला भी मोशन दिखेगा, और मेरी जो पाथ है वो ऐसी दिखेगी। आपको सिर्फ ये वाला ही दिख रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर था तो आपकी धरती के साथ आप यहाँ पर थे, जब मैं यहाँ आया तो धरती के साथ आप ये थे, तो आपको सिर्फ ये मैं नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा हूँ, आगे वाला मोशन हम सबको एक जैसा है, इसलिए आगे वाला मोशन आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह से थे हमारे गैलीलियो, जिन्होंने जो मोशन को लेके
बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे अरिस्टोटल के, जो पिछले 2000 साल से लोगों के दिमाग पे राज कर रहे थे। उस सारे मिसकंसेप्शन को अपने अजम्पशन के द्वारा, अपने प्रयोगों के द्वारा गलत साबित कर दिए, और साइंस को, एक फिजिक्स को खासकर आगे बहुत एक नई दिशा दी। उसके बाद इन्हीं सारे बातों को न्यूटन ने कंसाइज मैनर में रख के न्यूटन ने अपने नियम बनाए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम और कितने फंडामेंटल तरीके के फोर्स होते हैं नेचर में, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।